हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम आपकी जियोग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, रेगिस्तान में जीवन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हमारे लिए चैप्टर होने वाला है। हम रेगिस्तान में कैसे जीवन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। अब आप सोचेंगे कि ठंडे रेगिस्तान कैसे हो सकते हैं, ठंडे क्षेत्र? तो हाँ बच्चों, ठंडे क्षेत्र भी रेगिस्तान होते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि के लिए बस जाते हैं। बात करते हैं गर्म रेगिस्तान, देखते हैं हम एक सहारा। विश्व व अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए तो यहाँ पर देखिए विश्व में और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को अगर हम देखें तो विश्व का मानचित्र हमने पिछले अध्याय में भी देखा था और यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से। ये जो अफ्रीका महाद्वीप हमारा है तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये सारा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। कौन सा? उत्तरी हिस्सा जो है इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जी हाँ बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारे भारत में है, थार का मरुस्थल। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान है। नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी इस तरह से पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। बात करते हैं जलवायु। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, जहाँ यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योंकि चट्टानी सतह है तो एकदम से जितनी जल्दी टेम्परेचर गेन करती है उतनी जल्दी टेम्परेचर छोड़ भी देती हैं। बात करते हैं आगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात की। बात करें तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। लोगों की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं यहाँ पर, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेंग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुदान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो देखिएगा आगे, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित हैं।
सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कान की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुअरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों तथा महाखड्ड यानी गॉर्ज जो है का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर जगह हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है शीत ऋतु में। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब, मान लीजिए जो मानसूनी पवनें हैं वो इस ओर चल रही हैं और यहाँ पर मान लीजिए पर्वत आ गए, तो वो पर्वतों से जो बादल हैं या वो टकरा करके यहीं और इसके इसी हिस्से में बरस जाएंगे, बल्कि इसके दूसरे हिस्से में जो है बादल जो है वो नहीं बरसेंगे, क्योंकि उधर मानसूनी पवनें नहीं जा पाएंगी। तो दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है इसका दूसरा हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा, जो है यहाँ पर एक वर्ड था हमारे, देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी वृष्टि के लिए छाया क्षेत्र है। अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से देखते हैं, मान लीजिए इधर से पवनें आती हैं और यहाँ पर उठ करके इस चोटी से टकरा करके यहीं बरस जाती हैं, लेकिन इस हिस्से में जो है बारिश नहीं होती। तो पर्वत के दूसरी साइड तो बारिश नहीं हुई ना, क्योंकि ये क्रॉस होकर के वापस से टकरा कर इधर जाती रहती हैं वापस। तो यहाँ पर इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है, यानी यहाँ पर वृष्टि नहीं होती है। तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय में ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी ठंड भी काफ़ी है और गर्मी भी बहुत है। वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करें तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ प्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नॉककॉक, रेवेन और हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ व बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। बात करते हैं लोगों की। क्या आप लद्दाख और तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा में के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर व खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो जोजिला, शिपकिला, इस तरह से जो दर्रे हैं वो आप बताइएगा। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक हैं।
आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। और बारालाचा ला, ये बारालाचा दर्रा का भी जो चित्र है यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिएगा, हमारा जो है अध्याय हमने पढ़ लिया है, तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो हमने देखा रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान भी होते हैं और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। रेगिस्तान से सिर्फ जो है गर्म होने की पहचान नहीं रखते, क्योंकि रेगिस्तान ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में हमने देखा। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो देखिए, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात को 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? देखिएगा, गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटन के लिए प्रमुख आकर्षण हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो ये धूल भरी आंधियों और गर्म जलवायु से बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी अपनी बॉडी को पूरा लपेट करके रखते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। शरापट, जिसे विलो, पॉपुलर, सेब, खुबानी और अखरोट, ये सब लद्दाख में उगने वाले पेड़ हैं। आगे देखते हैं, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है? तो देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से हमने देखा, तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी भाग, ये पूरा का पूरा सहारा का भाग है। देखिए डैश, इसको थोड़ा भर लेते हैं अच्छे से। ये वाला जो भाग है ये पूरा सहारा मरुस्थल है, तो ये इसका उत्तरी भाग हो गया। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है, सिंपल सी बात है। लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी बौद्ध और मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता है, क्या विशेषता है? विरल वनस्पति। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम या फिर विरल मात्रा में, यानी बहुत ही कम पाई जाती है बिखरी हुई अवस्था में। लद्दाख में हेमीस प्रसिद्ध है, किसके लिए? बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़े मिलाइए इनके, तो मिलाते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं? जल के साथ जो गर्त होते हैं, मरुद्यान यानी कि जल के साथ, जैसे मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया है, उसके अंदर छोटा सा कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल थोड़ी मात्रा में पाया जा रहा हो, जहाँ पर जीवन थोड़ा सा संभव हो जाए, तो उसे मरुद्यान कहते हैं। बिडुइन जो है वो सहारा क्षेत्र में है। तेल जो है, देखिए तेल अगर हम बात करें तो तेल लीबिया में निकलता है। ग्रेगी की बात करें तो ये एक हिमनद है और लाम्यूरू एक बौद्ध मठ है। चलिए बात करते हैं आगे। कारण बताइए। रेगिस्तान में अल्प वनस्पति होती है क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, तो आप अपने आप को धूल भरी आंधियों से बचाने के लिए पहनते हैं। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा अध्याय और हमारी पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक भूगोल की जो है वो पूरी होती है। अगली पाठ्य पुस्तक के लिए मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।